नमस्कार दोस्तों, हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि चुनाव की राजनीति। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि चुनाव की जरूरत क्यों होता है, और हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़े थे कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है, यानी डेमोक्रेटिक मानने वाला आधार क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चुनाव की प्रतियोगिता, इलेक्शन कंपटीशन सही चीज है या इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो हम लोग दोनों पक्ष पर बात करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो पहले हम लोग मेरिट्स पर बात करते हैं, देन हम लोग डिमेरिट्स पर बात करेंगे। इट इज गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। आई मेरिट्स पर बात करें, इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम ए पॉइंटलेस। अगर इलेक्शन कंपटीशन ना हो, चुनावी प्रतियोगिता ना हो, तो चुनाव जो होते हैं महत्वहीन हो जाते हैं, या पॉइंटलेस हो जाते हैं, या बेईमानी हो जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कंपटीशन में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, और वहां पर अगर किसी देश में 3-4 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, तो इसका कुछ महत्व रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग के पास विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे। सामने वाला लोगों के मुद्दों को नजरअंदाज भी कर सकता है। अगर जीतने के बाद वो चाहेगा तो लोगों की इच्छा अनुरूप काम करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। अगर या किसी कारणवश किसी देश में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, तो वहां चुनाव का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का, तो वहां का केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं है पार्टिसिपेट करने का। और वो भी वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसको अनुमति देती है चुनाव में भाग लेने के लिए। अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर भारत में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा उसके अलावा। ठीक है? या किसी कारणवश अन्य पॉलिटिकल पार्टी को मैदान से या चुनावी मैदान से हटा दिया जाता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है लोग ना चाहकर भी उस सामने वाले को वोट करेंगे। ये डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक को आधार प्रदान करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो चुनाव मानने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है? सेकंड, लीडर कम इनटू पॉलिटिक्स विद द मोटिवेशन ऑफ सर्व द पीपल। लीडर्स, नेता जो होते हैं, लोगों की सेवा भावना से कंपटीशन में भाग लेते हैं, यानी चुनाव में भाग लेते हैं। अगर ये कंपटीशन नहीं रहेगा तो कोई आएगा ही नहीं सेवा भाव से, सबकी अपनी इच्छा अनुसार काम होगा। अगर कोई चुनाव जीत जाता है, कोई एक ही व्यक्ति पार्टिसिपेट करे, चुनाव जीत जाएगा, तो अपने अनुसार काम करेगा, कोई सेवा भाव है नहीं, लोगों की मुद्दे को उठाए नहीं जाएंगे, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो जानता है लीडर जो जीतेगा और हमारी कोई जवाबदेही है नहीं, क्योंकि जानता ही कि मैं दूसरा बार मैं ही जीतूंगा। ठीक है? द इशू इज रेड एज पर द विश ऑफ द पीपुल। अगर कंपटीशन होगा तो अलग अलग जो प्रतियोगी होंगे, जो भाग लेंगे, वो लोगों की मुद्दा को उठाएंगे। कोई गरीबी का मुद्दा उठाएगा, कोई भुखमरी का मुद्दा उठाएगा, कोई फार्मर का मुद्दा उठाएगा, कोई एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाएगा। ठीक है? तो अलग अलग प्रतियोगी जो होते हैं अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। इससे एक सकारात्मक समाज में बातों का फैलाव होता है। ठीक है? कि लोग हमारे कंसर्न से अवगत हैं, जो नेता है हमारे कंसर्न से अवगत है। ठीक है? अब हम लोग इसका बात करेंगे डिमेरिट्स। ये डिमेरिट्स क्या है? इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। हम लोग देखते हैं कि कई पार्टियां पार्टिसिपेट करती है चुनाव में, तो इससे क्या हो जाता है, गुटबंदी बन जाता है। मोहल्ला टोला में हम लोग देखते हैं कि, चाहे अपने गांव भर में देखते हैं कि एक गुटबंदी बन जाता है। कोई बीजेपी का अलग गुट बन जाता है, कोई कांग्रेस का अलग गुट बन जाता है, कोई कम्युनिस्ट का अलग गुट बन जाता है, कोई जेडीयू आरजेडी या एसपी बीएसपी का अलग गुट बन जाता है। इससे क्या हो जाता है कि अपने ही समाज में टकराव पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे को मतलब कि एक तरह से दुश्मन की भावना से देखने लगते हैं कि अगर उसकी पार्टी जीत जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा।
ठीक है, तो ये मतलब कि डिसयूनिटी को बल देता है। दूसरा, पार्टी एंड कैंडिडेट ऑब्टेन यूज द डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। पार्टी एंड कैंडिडेट्स होते हैं, हमें जीतने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग देखते हैं होते रहता है। दूसरी बात, बूथ कैप्चरिंग होते रहता है। तो इलेक्शन के कंपटीशन में कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ कैसी प्रणाली है इलेक्शन के। हम इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, यहाँ क्या सिस्टम है इलेक्शन कराने का। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी होता है, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन कमीशन होता है, अलग अलग वो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वहाँ कैंडिडेट भाग लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा स्टेट असेंबली का जो वहाँ पर सीट है अप्रोक्स 400 के प्लस है या 400 है। तो ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बटे होते हैं और वो बांटता कौन है? डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग होता है, वही निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी होता है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में वही कैंडिडेट भाग ले सकता है जो रिजर्व कैटेगरी का हो। हमारे पार्लियामेंट ने रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का भी प्रावधान किया है, ताकि इसलिए ये व्यवस्था किया गया है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का कि कोई किसी समूह का अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है तो उसको भी बराबर दर्जा देकर और समाज में उसका भी योगदान का महत्व समझा जाए, उसकी भागीदारी को समझा जाए, उसकी भागीदारी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक हर स्टेट में 4 या 5 या 6 लोकसभा में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी होते हैं और विधानसभा में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी होता है कि ताकि जो वंचित समूह के लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। और हम लोग देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को 1/3% रिजर्व सीट रखा गया है कि महिलाओं को भी पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि वुमेन इंपावरमेंट को बल मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, हर समाज हर वर्ग के लोगों को अपने जनसंख्या का अनुपात में भागीदारी मिलेगी। हर समूह हर वर्ग के लोग नीति निर्माण में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई इससे वंचित नहीं रहेगा। अगर नीति निर्माण होता है तो सब समूह सब वर्ग का राय होगा, सबकी उसमें भागीदारी होगी। ठीक है, तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी इसलिए रखा जाता है कि सभी को अवसर दिया जाए, कोई अवसर से वंचित न रहे, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी पर विशेष बल दिया जाता है, लिबर्टी पर विशेष बल दिया जाता है। और हम देखते हैं वोटर लिस्ट होता है, हमारे यहाँ मतदाता सूची तैयार की जाती है। हम लोग जानते हैं यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को मतदाता सूची में रखा जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, कोई वोटिंग राइट से वंचित ना हो। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे कंट्री में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था 2015-16 तक, जैसे कि हम लोग वहाँ पर सऊदी अरबिया में तो मोनार्क है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो वहाँ इलेक्शन कुछ जो भी सीमित क्षेत्र में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को 2015-16 तक वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, हालांकि अब वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मैदान में उतरने से पहले, इलेक्शन में उतरने से पहले नॉमिनेशन कराता है। नॉमिनेशन देखते हैं हम लोग। नॉमिनेशन में क्या होता है कि उसको अपना लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, यानी एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है, उसमें रहता है लीगल डिक्लेरेशन में रहता है, लिखा रहता है कि जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका क्रिमिनल केसेस क्या हैं कि नहीं उसके। और दूसरा देखा जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरा देखा जाता है इसका एसेट कितने हैं, संपत्ति कितने हैं, और लाइबिलिटीज कितने हैं, यानी उसके उधार कितने हैं, देने कितने हैं, लोग चुकाना कितना है, लाइबिलिटीज भी देखा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
भारत में जो कैंडिडेट अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उनको 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कैंपेन करने के लिए, ताकि लोगों को अपने मुद्दों से कि हम ये अगर हम जीतते हैं, कैंडिडेट अवगत कराते हैं कि अगर हम ये इलेक्शन जीतते हैं तो हम ये मुद्दे उठाएंगे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, हम जो जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं वो सुविधाएं लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वादा अपने लोगों को करते हैं, वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, इनको मौका दिया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां होती है, मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो में लिखा रहता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये सब नीति लाएंगे, ये सब कानून बनाएंगे, हम गरीबी पॉवर्टी एलिमिनेट कर देंगे, पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देंगे, सभी के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और फार्म सेक्टर में रिफॉर्म लाएंगे, किसानों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की अवसर मिलेगा। ऐसे मतलब कि घोषणा में कि वादा करते हैं, हालांकि उन घोषणाओं को कितना पूरा किया जाता है आप लोग सब लोग वाकिफ हैं इस चीज़। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, फिर हम लोग देखते हैं कि कैंपेन के बाद पोलिंग होता है, तो पोलिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका वोटिंग का काउंटिंग होता है। ठीक है, फिर हम लोग ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट कहने का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है जब से चुनाव की घोषणा हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी व्यवहार नहीं करेगी जो मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट में कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है कोई ऐसी योजना या व्यवस्था नहीं लाएगी जिससे मतलब कि वोटर को लुभाया जा सके। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई वर्तमान सरकार है, अगर चुनाव है, चुनाव 10 दिन 15 दिन 10 दिन 12 दिन बचा हुआ है या 1 महीना बचा हुआ है, और उसी दौरान अगर जो सरकार है वो घोषणा कर दे कि हम लोगों के लिए या किसानों को बिजली माफ़ कर देते हैं, ऋण माफ़ कर देते हैं, तो ये क्या है, किसानों को लुभाने वाला ही है। ये सब कंडक्ट आना नहीं होना। और दूसरी बात कि इलेक्शन में पैसा का लिमिटेशन कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता है, और बाकी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये पोलिंग से 48 घंटा पहले आपको कैंपेन को रोकना होगा। अगर पोलिंग के दौरान आप कैंपेन करते हैं तो फिर आपको सजा भी भुगतना पड़ेगा। और किसी कारणवश पोलिंग बूथ पर गलत तरीका से कास्टिंग होता है तो फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उस पोलिंग बूथ को रद्द कर दे, फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अवैध रूप से भी पास हो जाता है, यानी इलेक्शन में जीत जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उसको अवैध कर दे और फिर से काउंटिंग कराए। ठीक है, तो हम अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो क्या डेमोक्रेटिक तरीका से होते हैं या डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि लोकतांत्रिक हैं। आइए देखते हैं व्हाट मेक इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हम लोग किस आधार पर करते हैं कि भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और लोकतांत्रिक बनाते हैं चुनाव। भारत में किस आधार पर करते हैं, हम लोग जानते हैं कि भारत में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उसको पद से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको राइट्स और पावर्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होते हैं। यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे हटाया जाए उसी तरह इनको भी हटाया जाता है। यानी पार्लियामेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, ना कि सरकार के जो इसको नियुक्त करती है उसके माध्यम से, यानी प्रेसिडेंट के माध्यम से इसको नहीं हटाया जा सकता। तो हम लोग देखते हैं, पहला बात यह हो गया। दूसरी बात कि इसके वेतन और तय होते हैं और इसके कार्यकाल भी तय होते हैं। और तीसरी बात कि यह चुनाव का संचालन करता है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, आदर्श संहिता लागू करता है। ठीक है, अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में वोट अवैध तरीके से डाले गए हैं तो उस क्षेत्र का कंस्टिट्यूएंसी का जो पार्टिसिपेशन में जो व्यक्ति जीतता है उसको रद्द कर देता है, फिर से चुनाव कराता है, इसके पास पावर है।
पांचवी बात कि जितने भी निर्वाचन के दौरान अधिकारी काम करते हैं निर्वाचन आयोग के अंदर में ही काम करते हैं, ना कि सरकार के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और इसमें जान लें कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है, कैंडिडेट को चुनाव में लड़ने का अधिकार है सभी को है, जो एक बशर्ते एक उम्र पूरा कर लो, एक किसी बड़ी पंचायत के चुनाव में या लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में या 25 स्टेट लेजिस्लेटिव या लोकसभा के चुनाव में। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, हम लोग देखते हैं कि भारत में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम कभी कभी तो 80% लोग कास्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं। इसमें महिला पुरुष सभी के लिए मतदाता सूची जारी किया जाता है, बशर्ते एक उम्र की सीमा होती है 18 वर्ष। एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम यानी रिजल्ट, जो नतीजे आते हैं प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उसको स्वीकार करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं भारत में एक डेमोक्रेटिक बनाते हैं इलेक्शन को। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर उन्हीं को पार्टी टिकट देती है जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोग देखते हैं इससे क्या होता है कि राजनीति में क्रिमिनल पृष्ठभूमि वाले लोगों का भागीदारी बढ़ जाता है, अच्छे लोग इससे वंचित हो जाते हैं। दूसरा कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हो जाता है उसके लिए चुनाव बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा से लेके और रिसोर्सेज से लेके कमी होती है तुलना में जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जैसे बीजेपी हो गए, बीजेपी हो गए, चाहे कांग्रेस हो गया, चाहे कम्युनिस्ट हो गए, जेडीयू हो गए, आरजेडी हो गए। उनके तुलना में अगर निर्दलीय कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके लिए चुनाव महंगा हो जाता है। ठीक है। थर्ड, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि धन बल वाले ही व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। और चौथा चैलेंजेस ये है कि टिकट सामान्यतः उन्हीं को मिलता है जो मतलब कि रिलेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले का रिलेटिव्स, उसी का नेता का बेटा को ही नेता बनने का मौका दिया जाता है। जो कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, उनको वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। आज के लिए थैंक यू।